साजिद भाई को बच्चों का बहुत शौक था। अभी उनकी शादी भी ना हुई थी कि वो बड़ी बाजी के बच्चों के साथ प्यार करते और हमेशा कहते कि अल्लाह मुझे बेटों से नवाजे, कि मुझे बेटे बहुत पसंद हैं। ये बाप का बाजू और फख्र होते हैं। भाई का बेटों के लिए प्यार देखकर अम्मी उनसे अक्सर कहती कि मैं जल्दी तुम्हारी शादी कर दूंगी, और फिर ऐसा ही हुआ। अम्मा ने 1 महीने में भैया के लिए एक खूबसूरत और शरीफ घराने की लड़की ढूंढी। हमारी भाभी के घर आने से ही रौनक लग गई थी, लेकिन भैया को तो जैसे भाभी से ज्यादा अपनी औलाद में दिलचस्पी थी। अभी शादी को 1 हफ्ता ही नहीं हुआ था कि वो बच्चों की बातें करने लगे। हम उनका बच्चों के लिए ये शौक देखकर हंसते और उनका मजाक उड़ाते, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन भैया घर आए तो कुछ परेशान से लग रहे थे। उन्होंने मुझसे भी बातचीत नहीं की, हालांकि हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। सलाम के बिना ही वो अंदर कमरे में चले गए। उन्हें बात करते थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाभी की भी उनसे ऊंची आवाजें आने लगी। मैं ये सुनकर परेशान हो गई। मैंने अम्मी को बताया, लेकिन मेरी ये अम्मी की हिम्मत नहीं हुई कि हम उनसे जाकर पूछते कि क्या हुआ है। ये शायद उनकी पहली लड़ाई थी, जिसके बाद घर में पहले जैसी बात ना रही। हमारे घर की फिजा में तनाव सा आ गया था। भैया और भाभी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। अम्मी इस सूरत हाल को लेकर बहुत परेशान थी। अम्मी ने भाभी से पूछा भी कि क्या बात है, तुम दोनों पहले की तरह हंसते बोलते नहीं। तो भाभी ने ये कहकर टाल दिया कि उन्हें कारोबार में नुकसान हुआ है, बस उसी की परेशानी है। लेकिन मैं और अम्मा तो दोनों ही इस बात का अंदाजा लगा चुके थे कि बात कारोबार से कहीं बढ़कर है। भैया और भाभी को जरूर कोई ऐसी परेशानी थी जिसे वो हमें बताना नहीं चाह रहे थे। और फिर भैया ने तो जैसे मामूल ही बना लिया था। वो घर आते तो सीधा भाभी के कमरे में चले जाते, हमसे सलाम दुआ भी ना करते, और थोड़ी देर के बाद भाभी कमरे से बाहर आ जाती। हमें उनकी ये कैफियत समझ आ रही थी। ऐसा नहीं था कि भैया सिर्फ हमसे दूर हो गए थे, वो भाभी से भी बातचीत नहीं करते थे। उस रात मुझसे रहा नहीं गया। मैं भाभी के पास गई और उनसे पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है भाभी, आप तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। मैंने उन्हें सहारा दिया। तब रोते हुए टूटे फूटे अल्फाज में उन्होंने बताया कि वो कभी मां नहीं बन सकती। उन्हें औलाद की खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि साजिद भैया ने उनका टेस्ट करवाया है, जिसके मुताबिक उनमें कुदरती तौर पर बचपन से मां बनने की सलाहियत मौजूद नहीं है। तभी साजिद उन पर गुस्सा कर रहे थे, हालांकि इस सब में उनका कोई कसूर नहीं है, ये तो अल्लाह की देन है। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भैया से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने जल्दबाज निकलेंगे कि पहले ही हफ्ते भाभी का टेस्ट करवा कर उन पर ये इल्जाम लगा देंगे। औलाद तो अल्लाह की देन है, इतनी भी क्या जल्दी कि हमारी इतनी मासूम भाभी को परेशान कर दिया। मैंने ये बात अम्मा को बताई तो वो भी हैरान रह गई। बोली कि मुझे साजिद से इतनी जल्दबाजी की तवक्का नहीं थी, अभी तो एक उम्र पड़ी है। लेकिन भैया ने अम्मा की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उन्होंने हम सबसे बातचीत करना बंद कर दिया। अम्मा भी समझा समझा कर थक गईं, मगर भैया ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन मैंने देखा तो भाभी अपने कमरे में बैठी सामान पैक कर रही थी। उनको ऐसा करता देखकर मेरा दिल बुझने लगा। यकीनन भाई ने ही कोई ऐसी बात कही होगी जिससे परेशान होकर वो अपना सामान बांध रही थी। साफ मतलब था कि वो अपने मेके जा रही हैं। अम्मी ने भाभी को बहुत रोकने की कोशिश की, मगर वो अम्मी के पांव पड़ गईं। बोली कि मुझे जाना ही होगा, वरना ऐसे शायद मैं जिंदगी भर खुद से नजरें ना मिला सकूं। भाभी घर से निकली तो मैं भी उनके पीछे जाने लगी, लेकिन अम्मी ने मुझे रोक दिया और बोली, साजिद घर आएगा तो मैं उसे कहूंगी कि जाकर सायरा को वापस ले आए। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे, ना ही भैया घर आए और ना ही भाभी। वो मेके नाराज होकर नहीं गई, मगर साजिद भैया को घर आने में देर हो गई। हमने भाभी को भी फोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा था। तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे, ना ही भैया घर आए और ना ही भाभी। हमने उनके मेके फोन करके पूछा, पता चला कि वो मेके भी नहीं पहुंची। अब हमें फिक्र होने लगी थी। मैंने भैया को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बेजारी से जवाब दिया कि वो भाभी के बारे में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि अब वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। मैं भैया की संग दिली
और सफाकी देखकर हैरान रह गई, मगर क्या कर सकती थी। रात को भैया घर आए तो आराम से सो गए, जैसे उन्हें कोई परवाह ही ना हो। जबकि भाभी के मेके में अलग कोहराम मच चुका था। किसी को भी नहीं पता था कि सायरा भाभी कहाँ गई हैं। हम उन्हें ढूंढते ही रह गए, जबकि भाई को कोई फिक्र नहीं थी। उन्होंने उल्टा भाभी पर इल्जाम लगा दिया कि वो खुद भागकर किसी और के साथ घर से चली गई है, वरना इतनी सी बात पर कोई औरत घर नहीं छोड़ती। हम भी मजबूर थे। भाई ने मुकम्मल तौर पर ला इल्मी का इजहार किया, लेकिन जब अम्मा ने उनका पीछा न छोड़ा तो भाई ने हमें सख्त तंबिया की कि अब वो घर नहीं आएंगे। जहां उनकी बांझ बीवी का जिक्र होता है, वो वहां आना पसंद नहीं करते। और फिर ऐसे ही हुआ। 2 दिन बाद भैया भी घर से गायब हो गए। अम्मा ने उन्हें बहुत फोन किया, मैंने भी राब्ते की बहुत कोशिश की, मगर भाई ने जवाब नहीं दिया। अम्मा भी पछताने लगी कि क्यों उस पर ये इल्जाम धरा, जबकि वो खुद औलाद के गम में था। भाई के जाने के 1 महीने बाद हम इस बात से समझौता कर चुके थे कि उन्होंने अब घर नहीं आना। वो दोनों अलग अलग रास्तों के मुसाफिर थे। हम सब लोगों को अकेला छोड़कर न जाने कहाँ चले गए थे। ठीक 1 महीने के बाद हमें हमारे घर के पते पर एक मनी आर्डर वसूल हुआ, जिसमें तकरीबन 50,000 रुपए की रकम मौजूद थी। साथ ही भैया का एक खत भी था। भैया ने लिखा था कि वो अपने काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले गए हैं। वैसे भी बीवी बेवफाई करके उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि वो दोबारा पाकिस्तान आए और अपना घर आबाद करने की कोशिश करें। उन्हें औरत जात से नफरत हो चुकी है, और अब अगर कोई उनसे राब्ता करने की कोशिश करेगा तो वो ये खत लिखना भी बंद कर देंगे। अलबत्ता महीने के महीने पैसे भिजवाते रहेंगे। हमारे लिए यही बात गनीमत थी, क्योंकि हम सब बहन भाइयों के खर्चे भी अलग थे और हम पैसों के बगैर गुजारा भी करने का सोच भी नहीं सकते थे। भैया के मनी ऑर्डर आते रहे और हमारे घर का खर्चा चलता रहा। मेरी वालदा अपने लाल की याद में परेशान रहती। हमने कई बार भाई को घर आने के लिए कहा, मगर वो नहीं आए। यहाँ तक कि हम सब जवानी की दहलीज से गुजरकर उढेर उम्री तक पहुँच गए और अम्मा करीबुल मर्ग हो गई। उनको मुख्तलिफ बीमारियां लग चुकी थी। बेटे की जवानी, उसकी शादी और उसकी औलाद की खुशियां देखे बगैर ही वो बूढ़ी हो गई। हम दोनों बहनों की शादियां हो चुकी थी, जबकि मेरे छोटे भाई अभी कारोबार और कुछ नौकरियों के सिलसिले में सेटल हो चुके थे। अब हमें भाई के पैसों की जरूरत नहीं थी। बिलाखिर एक दिन अम्मा बिस्तरे मर्ग पर पहुंची तो मैंने जज्बाती होकर भैया को एक ऐसा खत लिख डाला जिसने उनके सोए हुए ज़मीर को जगा डाला। मैंने लिखा कि अब अगर तुम नहीं आए तो शायद माँ का कफन भी देखना नसीब ना हो। इससे पहले कि तुम्हारी जन्नत तुमसे रूठ जाए, तुम्हें घर वापस आना होगा। जब उन्होंने ये खत पढ़ा तो रहा नहीं गया। कह दिया कि मैं 1 महीने के अंदर पाकिस्तान आ रहा हूँ। अम्मा की तबीयत अब मुश्किल से संभली थी। बेटे के आने की खबर सुनकर वो तो जैसे फिर से जी उठी थी। डॉक्टर ने भी इशारा दे दिया कि आपकी अम्मा की तबीयत अब पहले से बेहतर है। तब हमें जाकर अंदाजा हुआ कि भाई के जाने की खबर ने अम्मा को कितना अंदर से तोड़ दिया था, और अब उनके आने की खुशी में वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट आई थी। पर फिर वो दिन भी आ गया जब 20 साल बाद मेरे भाई ने इस धरती पर कदम रखा। हम सब उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर गए थे। इतने सालों बाद भाई को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही कि उनके साथ 6 खूबसूरत नौजवान भी खड़े थे, जिनमें से एक थोड़ी ज्यादा उम्र का लग रहा था, जबकि बाकी तकरीबन 13-14 और कोई 10 साल का था। उन सबकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गई। सुनहरे बालों वाले, गोरे रंग वाले ये नौजवान किसी और ही दुनिया के लगते थे। वो भाई की तरह उर्दू बोल रहे थे। इन सब का लहजा बहुत ही शाइस्ता था। भाई ने बताया कि परदेश जाने के बाद उनकी 6 औलादें पैदा हुईं और 6 के 6 बेटे पैदा हुए थे। मैं तो ये सब देखकर हैरान रह गई, जबकि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। भाई से शिकवा भी किया कि उन्होंने हमसे इतनी बड़ी खबर क्यों छुपाई। अगर बेटों की खुशखबरी और औलाद की खुशियां नसीब हो ही गई थी तो हमें बता देते, या कम से कम पाकिस्तान आ जाते। हम उनके बारे में इतना परेशान तो ना होते। भाई ने हम सबसे माजरत की और कहने लगे कि उन्हें इस सब के लिए वक्त नहीं मिला। वो अपने बेटों की तरबियत में बहुत मसरूफ थे, और इस कदर मसरूफ थे कि उन्होंने सारी जिंदगी एक ही कंपनी में नौकरी करते हुए गुजार दी, मगर अपने बच्चों की खातिर किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हुए।
भैया का अंदाज बता रहा था कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अपने बेटों में तो जैसे भैया की जान बसी थी, मगर भैया का एक बड़ा बेटा जिसके बाल थोड़े काले रंग के थे और उसकी आंखें नीली और इंतहाई खूबसूरत थीं, वो भाई से जरा अलग बैठता, जबकि भाई और भाभी में किसी किस्म की बातचीत नहीं होती थी। मैंने देखा भाभी की आंखों में जलते अंगारे और कभी उनकी खोई हुई नजरें मुझे उनके इस ताबनाक माजी को याद दिलाती जब वो इस घर में हंसती खेलती, मगर अब वो हम में से किसी से बात ना करती थी, जैसे हमसे खफा हों। वो जब से आए थे मैंने उन्हें आपस में बात करते नहीं देखा था। बहरहाल भाई अम्मा से मिले तो उनका कलेजा ठंडा हो गया। बेटे को उन्होंने खूब प्यार किया और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने लगी। भाई ने माँ से मिलकर उन्हें बताया कि वो अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हो गए थे, इस वजह से राब्ता नहीं कर सके, लेकिन अब वो हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए हैं। भाई को अपने सामने देखकर अम्मा बहुत खुश हुई थी। अब उन्होंने हमारे घर हमारे साथ रहना शुरू कर दिया। वही पुराना घर जो तकरीबन वीरान हो गया था। हम बहनें तो ब्याह कर ससुराल चली गई थी। दो भाइयों की शादियां अभी तक नहीं हुई थी। घर में कोई औरत ना हो तो घर वैसे ही वीरान लगता है। अब भाभी आ गई थी तो घर में पहले जैसी रौनक बहाल होने लगी थी, लेकिन भाभी का रवैया बहुत मुख्तलिफ था। जबकि हमारे पूरे गांव में भाई के बेटों की तारीफ की जा रही थी। कोई कहता साजिद के बेटे वाकई बहुत खूबसूरत हैं। इन सब तारीफों को सुनकर भाई का दिल खुश होता और वो अपने बेटों से मजीद प्यार करने लगते, लेकिन अपने बड़े बेटे से वो मोहब्बत से पेश आते और ना ही उनसे कोई बात करते। जबकि भाभी का रवैया बड़े लड़के की तरफ काफी मुख्तलिफ था। वो ज्यादातर वक्त उसी के साथ बिताती। एक दिन अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं अपने ससुराल से अम्मी से मिलने मेके आई कि मेरी नजर भाभी के कमरे पर पड़ी। घर में दाखिल होते ही उनका कमरा सबसे पहले नजर आता था। ना जाने क्यों मेरे कदम खुद ब खुद उनके कमरे की जानिब उठ गए और वहां जाकर मैंने जो मंजर देखा वो मेरी समझ से बालातर था। मैं कुछ न समझते हुए दरवाजे से पलटने ही लगी थी कि भाभी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और जैसे शिकवा करने वाले अंदाज में अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया। मुझे सख्त हैरत हुई कि भाभी को तो इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो रवैया अख्तियार किया वो मेरी समझ से बाहर था। मैंने जाकर भैया से बातों ही बातों में पूछ डाला, भाई भाभी अरमगान से ज्यादा प्यार करती हैं। लगता है कि सब बच्चों में उन्हें वो सबसे ज्यादा लाडला है। अरमगान का नाम सुनते ही भाई के चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया, मगर उन्होंने बाज़ाहिर कोई बात नहीं की। अम्मा से मिलने मिलाने के बाद जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए गई, देखा तो भाभी नजर नहीं आ रही थी। मुझे काफी देर हो गई थी। अमूमन भाभी खुद ही खाने पीने का बंदोबस्त कर देती थी और मेहमान होने के नाते मेरी थोड़ी बहुत खातिरदारी कर देती, मगर आज तो वो बिल्कुल ही बेमुरवत हो गई थी। उन्होंने मुझे बैठने को भी नहीं कहा। खैर मैं खुद ही खाना बनाने लगी। फिर मैं उन्हें खाने पर बुलाने के लिए उनके कमरे में गई, मगर ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि भाभी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। उनके बाकी बच्चों को बुलाने गई तो सारे लड़के आकर खाने की मेज पर बैठ गए। हैरत की बात ये थी कि भाभी के घर से जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं था। उन्होंने अपनी माँ का पूछा तक नहीं। मुझे सख्त हैरत हुई। आखिर भैया और भाभी के दरमियान ऐसी क्या चपकलिश हो गई थी कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना भी खत्म कर दिया था। लेकिन ये सब महज मेरा वहम ही नहीं था। कुछ ही देर के बाद मुझे पता चला कि भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, जबकि भाई का बड़ा बेटा अरमगान भी उनके साथ गया है। इस खबर से अम्मा भी बहुत मुतासिर हुई, जबकि भैया पहले की तरह नॉर्मल ही रहे, जैसे उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाभी के घर से जाने के बाद घर में काम काज का मसला पैदा हो गया। हमारे घर काम वाली अभी अच्छी नहीं थी जो सारे घर का इंतजाम संभाल सकती। वैसे भी एक साथ साथ 8 लोगों का इजाफा हो जाना घर में एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर रहा था, जबकि 6 लड़कों का काम करना किसी एक मुलाजमा के बस की बात भी नहीं थी। जब तक हम नई मुलाजमा ढूंढते, अम्मा ने मुझसे दरख्वास्त की कि तुम अपने बच्चों के साथ आकर अपने मेके में ही रहो ताकि हमारी कुछ मदद हो जाए। मैं तो काम कर नहीं सकती। इन लड़कों की देखभाल के लिए किसी औरत का होना जरूरी है। मजबूरन मुझे ही अपने मेके आना पड़ा, क्योंकि मैं भैया और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी।
वैसे भी उन्हें आए हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। मेके में रहते हुए मुझे 2 दिन ही हुए थे कि अंदाजा हो गया कि घर में किस कदर सफाई की जरूरत है। मैंने सब कमरों से सफाई करना शुरू कर दी। अम्मा के अस्पताल वाले कपड़े भी धोकर एक जगह रखे। अब भैया के कमरे की बारी थी। भैया घर नहीं थे। मैंने सोचा उनकी गैर मौजूदगी में ही उनके कमरे की सफाई कर दूं, ताकि आकर उन्हें उलझन ना हो। सफाई करते हुए भाई की अलमारी में मेरी नजर कुछ फाइल्स पर पड़ी थी, जिन्हें मैं उठाकर पढ़ने लगी तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे लगा जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने भाई की यह हकीकत जानकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ये सच था कि मेरे भाई में बाप बनने की सलाहियत मौजूद नहीं थी, और ये बात उनकी रिपोर्ट में वाज़ेह लिखी थी। पासपोर्ट के अलावा कुछ दीगर कागजात भी थे, जिन्हें मैं पढ़े बगैर नहीं रह सकी, और उन्हीं कागजात ने मुझ पर सारी हकीकत वाज़ेह कर दी थी। मगर मैं भैया की जुबानी सच जानना चाहती थी। भाई घर आए तो मैंने वो कागजात उनके हाथ में थमा कर उन्हें वाज़ेह इशारा दे दिया कि मैं उनकी हकीकत से वाकिफ हो चुकी हूँ, लिहाजा इससे पहले कि कोई और बात हो, वो मुझे सारी हकीकत खुद ही बता दे। मेरे हाथ में वो कागजात देखकर भाई बहुत गुस्सा हुए। कहने लगे, मैं इस घर में इसलिए नहीं आया था कि अपनी जिंदगी में गैर जरूरी मदाखलत बर्दाश्त करूं। तुमने हिम्मत भी कैसे की कि मेरे कागजात को हाथ लगाकर मुझसे तफ्तीशें कर रही हो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने भैया से साफ कह दिया कि अगर उन्होंने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अम्मा को भी सच में शामिल कर लूंगी। बिलाखिर भाई मजबूर हो गए और उन्होंने शुरू से लेकर मुझे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद मुझे यकीन न आया कि कोई शख्स अपनी औलाद के हसूल के लिए इस कदर खुद गर्ज और मफाद परस्त भी हो सकता है। भाई ने बताया कि शादी के बाद उन्हें बेटे का बहुत अरमान था। उन्होंने एक डॉक्टर दोस्त से मशवरा किया, कोई ऐसी टेक्निक बता दे जिससे उनके यहाँ बेटे ही पैदा हों और बेटियों की पैदाइश ना हो। डॉक्टर दोस्त ने इत्तेफाक से भाई का टेस्ट कर लिया, जिसके मुताबिक उन्हें ये मालूम हो गया कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। इस बात पर वो बहुत परेशान हुए, मगर हिम्मत नहीं हारी और एक नया रास्ता निकाला, जिसके जरिए वो अपनी दौलत और अपनी जायदाद का मालिक किसी ऐसी औलाद को बना सके जिसकी तरबियत उन्होंने खुद की हो। भाभी को बताए बगैर ही ये उन्हें बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाने लगे, जबकि भाभी बाहर जाने पर राजी नहीं थी। फिर जब वो मेके जाने के लिए तैयार हुई तो भाई रास्ते से उन्हें जबरदस्ती बैरूने मुल्क ले गए। भाई के पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन औलाद की नेमत से महरूमी ने उन्हें जुनूनी कर दिया था। वो अपनी बीवी को लेकर दूसरे मुल्क चले गए, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी रिवायात से हटकर एक अनोखा काम कर डाला, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी गोद में बच्चे पाल सके। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उस मासूम औरत को मजबूर किया कि वो वहीं किसी आदमी से शादी कर ले जिसके माँ बाप पाकिस्तानी थे और मजहब के लिहाज से वो मुसलमान था। भाभी अपने शोहर का मुंह देखती रह गई, जिन्होंने अपने शोहर के लिए खुद पर बांझ होने का इल्जाम सह लिया था, और अब वो उन्हीं की शादी किसी और शख्स से करवाने पर तुला था। ऐसे में उन दोनों के बीच कोई रिश्ता तो नहीं रह जाता था, मगर भाई के मजबूर करने पर भाभी को बिलाखिर ये बात भी मानना पड़ी। लेकिन भाभी एक गैरतमंद पाकिस्तानी खातून थी। उन्होंने अपने बच्चे पैदा होने के बाद अपने शोहर का साथ नहीं छोड़ा और अपने पहले शोहर को साफ कह दिया कि तुम्हारे हाथों में खिलौना नहीं बनूंगी। भाई ने बहुत मिन्नत की, किसी तरह उनको दूसरे शोहर से तलाक करवा कर फिर से दोबारा शादी कर ले, लेकिन भाभी ने इस अमल की इजाजत नहीं दी। जिस शख्स से भाभी की शादी हुई थी वो मुआशी तौर पर बहुत कमजोर था, और ये सब भाई ने जानबूझकर किया था ताकि वो उसकी औलाद को अपनी औलाद कह सके और जिंदगी भर अपने इन तजुर्बात की तकमील कर सके जो उन्होंने अपनी औलाद के हवाले से सोचे थे। जबकि भाभी के शोहर मकबूल को सिर्फ और सिर्फ दौलत और पैसे से लगाव था। जब उसे ये पता चला कि उनकी बीवी का पहला शोहर सारी जिम्मेदारी और औलाद का खर्चा उठाने को तैयार है, तो वो बआसानी अपने हकूक से दस्तबरदार हो गया। बल्कि वो तो शायद भाभी को तलाक भी दे देता, लेकिन भाभी ने अपनी जिंदगी खत्म करने की धमकी दे डाली। यूं भैया ने भी तलाक की जिद करना छोड़ दिया, लेकिन जो बच्चे उनके यहाँ पैदा हुए उन्हें अपना नाम दिया और सबके सामने यही जाहिर किया गया जैसे वो उनके ज्यादा सके हों। बच्चे तो उसी के साथ लगाव करते हैं जो उनके साथ अच्छा रवैया अख्तियार करे, और ये सब मेरे भाई बहुत पहले से ही सीख चुके थे। भाभी इन सब हालात में न जीती न मरती, वो किसी जिंदा लाश की मानिंद रह रही थी।
خود سے چھوٹے لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنا نہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا، لیکن میاں بیوی میں رفتہ رفتہ محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہی لمحہ جب بھابھی اور ارمغان کے رشتے میں آیا تو وہ ہم سب سے الگ ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ انہوں نے صحیح کیا۔ کوئی باوقار عورت یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کو اپنے بچوں سے پیار کرتا دیکھے اور اپنا وقار بھی برقرار رکھ سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی نے بجا قربانی دی کہ ایک شخص کے جنون کو تسکین دے کر اپنی زندگی سنوار لی۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔